बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको डी फार्मा के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। उसके अंदर आज मैं आपको ब्लड का टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि ब्लड के अंदर हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, डी फार्मा के अंदर जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा आपकी, उसमें जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। इन सभी अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। डी फार्मा में जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सिलेबस होगा, मैं आपका वो पूरा विद डिटेल में कवर कराऊंगा। आपको पीपीटी के नोट्स मिलेंगे, यहीं से आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर अप करके चलनी है। अगर आपको इससे अलावा भी डाउट होता है तो हमारा जो ग्रुप होगा, डिस्कशन ग्रुप, आप हर 15 दिन में उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ब्लड के अंदर आज जो चीज़ पढ़ेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही ब्लड आता है और हार्ट आता है, क्योंकि ब्लड का जो काम होता है वो मेनली सर्कुलेशन का ही काम होता है, और हार्ट का भी जो काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करने का काम होता है। ठीक है, अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, पहले सबसे चीज़ें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो ब्लड के अंदर मेनली वाटर पाया जाता है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिन पाया जाता है और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी आपको तत्व मिलते हैं। अगर हम ब्लड की स्टडी को देखें, जो ब्लड की स्टडी है उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटो मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब होते हैं स्टडी। खून की स्टडी को जो हम कहते हैं, अध्ययन को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि यह सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। यह एक मेसोडर्मल ऑर्गन भी कहा जाता है। मेसोडर्मल ऑर्गन हमने क्यों कहा? हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है लेयर वाइज। जो पहली लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मल। जो इनर लेयर होती है, हमारी बॉडी की अंदर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्मल। जैसे कि लंग्स की, किडनी की, लीवर की, पैनक्रियास की। मेसोडर्मल, हमने एंडोडर्मल के बारे में बताया। एंडोडर्मल क्या थी? जो इनर स्किन होती है उसके अंदर एंडोडर्मल होता है। किडनी, लीवर और पैनक्रियास की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्मल। मेसोडर्मल जो होती है वो जो कार्डियक मसल होती है उसे कहते हैं मेसोडर्मल, और जो बाहर की स्किन होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्मल। अब ब्लड के अंदर हमने ब्लड की स्टडी पढ़ ली, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आ जाता है ब्लड के अंदर ब्लड का पीएच। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 का मतलब क्षारीय होता है। ब्लड के पीएच को हम क्षारीय और अम्लीय कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीज देखते हैं। एक पीएच स्केल होती है जिससे पैमाना नापा जाता है, 0 से लेकर 14 तक उसमें लाइन बनी होती है, उसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो 7 से नीचे होती है वो होती है सभी के सभी पीएच एसिडिक होते हैं, और जो 7 से ऊपर होते हैं वो सभी के सभी बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं 7 से नीचे। और जो 7 होता है, 7 पीएच जिसका होता है वो होता है न्यूट्रल। जो डिस्टिल वाटर होता है उसका पीएच न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे सभी एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर बेसिक होता है। 7.4 का मतलब हमारा ब्लड का पीएच है तो वो हमारा किस में आता है, बेसिक में आता है, क्षारीय में आता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 6 से 7 लीटर मेल में और फीमेल में 5 से 6 लीटर लगभग बॉडी का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। हमारी बॉडी का 7 से 8% ब्लड हमारे अंदर पाया जाता है। अगर एडल्ट में हम देखें तो मेल में 6 से 7 लीटर और फीमेल में देखें 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अब अगर हम यहीं पे बात करें ब्लड के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, ब्लड में 3 चीज पाई जाती है जो मेनली होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहते हैं जिन्हें, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती है बॉडी के अंदर, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 1000 में होती है, और जो प्लेटलेट्स होती है वो लाख में होती है। अगर मैं आपको यही चीज ऐसे बताऊं, अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग कहूं, अगर कहूं तो आरबीसी जो होती है वो नंबर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी से। कहने का मतलब मिलियंस में थी आरबीसी,
1000 में थी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी लाख में, इसीलिए हमने इन्हें नंबर के अकॉर्डिंग डाल दिया। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है और देन प्लेटलेट्स का साइज उससे बड़ा, उससे छोटा होता है, और आरबीसी का साइज उससे छोटा होता है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग हमारी चीजें हैं, ठीक है। देन अगर हम ये चीज देखें, हम ब्लड को किससे मेजर करते हैं, हम किस चीज से देख सकते हैं, वो इक्विपमेंट कौन सा है, उसे कहते हैं हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेटोसाइटोमीटर के थ्रू ही हम ब्लड को देख सकते हैं। ब्लड का जो फंक्शन है, ब्लड का जो काम है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ब्लड का, अब ब्लड के अंदर के कलर की बात आ जाए तो ब्लड का कलर रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर इसलिए दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमो मतलब होता है आयरन कंपाउंड, और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन कंपाउंड। ये जो प्रोटीन होता है रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ब्लड का पीएच, जो ब्लड का कलर है, सॉरी ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनका ब्लड अलग अलग कलर का होता है, जैसे कि कॉकरोच। जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। लिम्फ मतलब होता है व्हाइट कलर। देन ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो हीमोसाइनिन के कारण ब्लू होता है, और जो विटामिन B12 होता है उसका जो कलर होता है वो भी ब्लू कलर का होता है, किसके कारण? साइनोकोबालामिन के कारण, ठीक है। अब ब्लड के अंदर, ब्लड को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक आपको सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल कितना होता है? 45% होता है हमारी बॉडी में सॉलिड पार्टिकल, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। और लिक्विड पार्टिकल में प्लाज्मा आता है जो 55% हमारी बॉडी का टोटल होता है। अब प्लाज्मा के अंदर हम अब इन तीनों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे हमने आरबीसी कहा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखते हैं, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, ये पीले कलर का दिखाई देता है। प्लाज्मा के अंदर अगर ब्लड में से आरबीसी डायरेक्ट हटा दी जाए, रेड ब्लड सेल हटा दी जाए, तो प्लाज्मा के अंदर ओनली डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बचती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, हम ये चीज देखते हैं। प्लाज्मा के अंदर तीन चीज पाई जाती है। एक तो वाटर होता है, वाटर 90 से 92% होता है। ग्लूकोज होता है 1% होता है जो एनर्जी का काम करता है। देन होता है प्रोटीन जो 9% होता है, ये क्लोट जमाने का काम करती है। ये कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एक तो थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, ग्लोबुलिन होती है। फाइब्रिनोजन एक मेन प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। ये पांचों प्रोटीन बहुत ही मेनली है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। देन प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है, किसके कारण होता है? एक हमारा लीवर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है। उस एक एंजाइम एक होता है बिलीरुबिन एंजाइम। बिलीरुबिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो येलो कलर का पदार्थ सिक्रेट करता है। जो ये येलो कलर का पदार्थ सिक्रेट करता है, इसी से ही प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर देता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगे तो उसे जॉन्डिस कहते हैं, इसका मतलब पीलिया कहते हैं। एक लीवर एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं बिलीवर्डिन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जो हमारा बाइल जूस होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, वो कौन सिक्रेट करता है? लीवर ही करता है। देन आ जाता है आरबीसी। अब हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू पढ़ लिया। ब्लड का पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, ब्लड का रंग क्या होता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाई जाती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इसी में हम तीनों चीजें अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी की स्टडी को क्या कहते हैं? आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। आरबीसी की जो स्टडी होती है इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रो मतलब होता है रेड और साइटो मतलब सेल। इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रो मतलब रेड और साइटो मतलब सेल, ठीक है। मेल और फीमेल में कितनी आरबीसी पाई जाती है? मेल में 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है, फीमेल में 4 से लेकर 4.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है। मैंने क्वांटिटी और साइज के अकॉर्डिंग आपको अभी बताया था, आरबीसी जो होती है अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ज्यादा होती है, उससे कम प्लेटलेट और देन होती है डब्ल्यूबीसी। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो डब्ल्यूबीसी हमारी साइज में बड़ी होती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स थोड़ा छोटी होती है और आरबीसी थोड़ा और छोटी होती है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो गोलाकार होती है। आरबीसी जो होती है ऐसी होती है, एक तरह से गोल आकार की होती है आरबीसी, ठीक है।
आरबीसी हम ये कह सकते हैं कि ये गोला आकार की होती है। देन आ जाता है आरबीसी। आरबीसी बनती कहाँ पे है? जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो बनने का काम है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो किसे कहते हैं? बोन मैरो का मतलब क्या है? ये बनती कहाँ पे है? जो जो हमारे अंदर 206 हड्डी पाई जाती है, मेनली 150 से लेके 160 हड्डी ऐसी है जो उनका बीच का पार्ट होता है, हड्डी के जो बीच का पार्ट होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। यही इसी को हम बोन मैरो कहते हैं, यहीं पे हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद आ जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल, वो 120 दिन का होता है। कहने का मतलब एक आरबीसी जब बनती है वो 120 दिन तक जीवित रहती है हमारी बॉडी में, उसके बाद वो मर जाती है, डेड हो जाती है। और मरने के बाद वो कहाँ जाती है? वो लीवर में जाती है और स्प्लीन में जाती है। अगर आरबीसी सपोज करो मरने के बाद जितनी भी आरबीसी लीवर में चली गई वो कंप्लीटली डेड हो जाती है, मर जाती है वहीं पे। लेकिन जो स्प्लीन में चली गई, मतलब प्लीहा जिसे बोलते हैं, वो वहीं पे कुछ तो डेड हो जाती है, कुछ रीजनरेट हो जाती है। जो रीजनरेट हो जाती है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है और हम स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। कहने का मतलब कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये रीजनरेट करने का काम करते हैं। दूसरी चीज, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका होती है, जो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है? एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ध्यान रखना, कभी भी किसी भी मैमल्स के अंदर जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी ऑल मैमल्स हैं, इन सभी के अंदर जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। मैमल्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो एक्सेप्शन है। एक तो कैमल हो गया, एक लामा हो गया। ये कैमल और लामा दो प्रजाति ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है केंद्रक के अंदर। लेकिन जितने भी मैमल्स होते हैं और अदर किसी के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देन और क्या क्या काम करते हैं? अब मैंने ये चीज कही है, हमने आरबीसी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। फिर आरबीसी के अंदर क्या क्या और चीज पाई जाती है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है? हीमोग्लोबिन जितने ऑक्सीजन लेकर जाता है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कहने का मतलब, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को साथ लेके जा रहा है, इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आ जाता है आरबीसी। आरबीसी के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली। ये बनती कहाँ पे है, डेड कहाँ पे होती है, रीजनरेट कहाँ पे होती है, कितने जीवन काल होता है, मेल फीमेल में कितनी होती है। ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। इनका साइज कैसा होता है? ये गोलाकार होती है। साइज में कितनी होती है, नंबर में कितनी होती है, इस तरीके से हमने सारी चीज पढ़ ली। अब आ जाता है आरबीसी, डिजीज ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसे कहते हैं एनीमिया, खून की कमी होना। एनीमिया डिजीज जो होती है उसे कहते हैं खून की कमी होना। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, ब्लैक स्पॉट ऑफ स्किन पर। अगर आरबीसी ज्यादा बढ़ जाए, रेड ब्लड सेल ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में, वरना तो हमें पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। देन आ जाता है जो बच्चे होते हैं, बच्चे में एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। इनका जो जीवन काल होता है आरबीसी का, जब थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है उसमें लाइफ स्पैन जो होता है 50 से 60 दिन का हो जाता है। 50 से 60 दिन का लाइफ स्पैन हो जाता है, इसीलिए उस डिजीज को कहते हैं थैलेसीमिया। एक होती है सिकल सेल ऑफ एनीमिया, इसमें मून आकार की हो जाती है हमारी सेल, जो गोलाकार से होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम कैसे देखते हैं? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की स्टडी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट और साइटो मतलब होता है सेल। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट और साइटो मतलब होता है सेल, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी मेल और फीमेल में कितनी पाई जाती है? 8000 से लेकर 10,000 के अंदर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? यह हमें इम्यूनिटी देने का काम करती है, हमें रोगों से बचाने का काम करती है। जैसे आरबीसी का अलग फंक्शन होता था, डब्ल्यूबीसी का अलग फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी को की
स्टडी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट और साइटो मतलब होता है सेल, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी मेल और फीमेल में कितनी पाई जाती है? अगर हम मेल और फीमेल की बात करें नंबर के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूबीसी 8000 से लेकर 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। हम अगर इस चीज की बात करें कि डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ पे है, तो बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो मैंने आपको बताया था, जो हमारी हड्डियां होती है 206 हड्डी होती है, उसमें से 150 से लेकर 160 जो हड्डियां होती है, जो बीच का पार्ट होता है हड्डी का, उसे कहते हैं बोन मैरो। वहीं पे हमारा क्या बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, और वहीं पे हमारी बोन मैरो में आरबीसी बनती थी। जो लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन का मतलब है जीवन काल। जीवन काल जो होता है वो 10 से लेकर 20 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है। ये डेड कहाँ पे होती है भाई, जैसे 10 से 20 दिन तक जीवित रहेगी, उसके बाद मर जाती है, डेड हो जाती है, ब्लड में जाके डेड हो जाती है, और वहीं पर रीजनरेट हो जाती है, मतलब वहीं पर दोबारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सेल डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, ये तीनों में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। अगर हम इन्हें साइज के अकॉर्डिंग देखें, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सेल इसीलिए इन्हें कहा जाता है डब्ल्यूबीसी के। अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, इम्यूनिटी देने का काम करती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें देने का काम करते हैं। कहने का मतलब हमें रोगों से बचाने का काम करते हैं, इम्यूनिटी देने का काम करती है। इसीलिए हम इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बॉडी गार्ड बुलाते हैं, फाइटर सेल बुलाते हैं, और सोल्जर सेल बुलाते हैं। तीन नाम से हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे का मतलब, जैसे हम ये कह सकते हैं जो सोल्जर सेल है वो डब्ल्यूबीसी है, अगर उसका नाम है, और फाइटर सेल, बॉडी गार्ड, हम इन्हें इन नामों से पुकारते हैं। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, हमने इन्हें अलग अलग उसमें कैटेगरी में बांटा हुआ है। 5 टाइप का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। नंबर 1 पे आ जाती है बेसोफिल्स, दूसरे नंबर पे आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, तीसरे नंबर पे आ जाता है एसिनोफिल्स, चौथे नंबर पे आ जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो ऊपर की तीन होती है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, जो सबसे मिनिमम अगर नंबर में कहें तो हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी में मिनिमम पाई जाती है, जो सबसे कम पाई जाती है वो बेसोफिल्स पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में ये लार्जेस्ट होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। अब हम इनके फंक्शन की बात देख ले, अलग अलग इनका वर्क क्या है। अगर हम बेसोफिल्स, यही चीजें आप चाहे हिंदी में देखें या इंग्लिश में लिखा ऐसे ही रहेगा। बेसोफिल्स की अगर बात करें, जो बेसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है, वो हमारे जो जितने भी एलर्जी से रिलेटेड हमें बीमारी होती है, डिजीज होती है, जो भी एलर्जीज है, जैसे किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को पोल्यूशन से एलर्जी होती है, किसी को एंटी एलर्जी, बहुत सारी चीजें जो भी एलर्जी को ठीक करने का काम करती है वो बेसोफिल्स करती है, डब्ल्यूबीसी हमें उससे बचाती है। देन आ जाता है न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, जितनी भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है उनसे बचाने का काम करते हैं, हमें न्यूट्रोफिल्स करते हैं। देन होता है एसिनोफिल्स क्या काम करते हैं, एसिनोफिल्स जो वायरस डिजीज और फंगल डिजीज होती है उनसे बचाने का काम करते हैं एसिनोफिल्स। अब आ जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का काम क्या है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का सीधा सा एक वर्क है, कोई भी वैक्सीन जब हमारी बॉडी में दी जाती है, ये एक तरह की एडवांस लेवल की इम्यूनिटी होती है। जैसे कि आपको पता है अभी कोविड-19 आया था, 1.5 से 2 साल जो कोविड-19 रहा है और अब भी चल रहा है, इसमें हमें कोरोना की वैक्सीन जो लगी है, अब जैसे हमारी बॉडी में सपोज करो ये कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई, जब कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई, अगर हमारे अंदर दोबारा कोई वायरस बाहर से आ रहा है और वो कोरोना वायरस था, जो ये मेमोरी सेल होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत ब्रेन के पास जाती है और सिग्नल देती है कि एक्टिवेट हो जाओ, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो वायरस बाहर से आया उसे किल कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैक्सीनेशन किया हुआ है किसका, कोरोना वायरस का। सेम होता है जैसे पोलियो का होता है, पोलियो में क्या होता है, पोलियो में भी सेम होता है। आप जैसे पोलियो का देखो और HIV वैक्सीन देखो, बचपन में ही लगा दी जाती है, इसीलिए आपको ये इम्यूनेशन का काम करती है, वैक्सीनेशन का काम करती है। इसीलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके जीवन में। अगर मैं ये कहूँ हमें जो बचाने का काम करती है, मोस्टली WBC काम करती है। अगर ये कम और ज्यादा हो जाए तब भी हमारी बॉडी में इनसे बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कम या ज्यादा की अगर मैं इसमें बात करूं तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर WBC कम हो जाए,
डब्ल्यूबीसी कम होने का एक ही रीजन है, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो उस बीमारी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। पीनिया मतलब होता है मैनी डिजीज। मैनी डिजीज का मतलब होता है एक ही टाइम में कभी कभी ऐसा होता है एक इंसान के खांसी भी हो रहा, जुकाम भी हो रहा, फीवर भी हो रहा, और भी अदर बीमारी होगी, उस कंडीशन में अगर डब्ल्यूबीसी वीक हो सकती है, ये डर बना रहता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो उसे कहते हैं मैनी डिजीज, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए उसे कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, लेकिन एक डब्ल्यूबीसी जो हमें रक्षा दे रही थी, इम्यूनिटी देने का काम कर रही थी, वही आज हमें ल्यूकेमिया डिजीज भी कर रही है अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए। देन एक आता है एचआईवी। एचआईवी के बारे में सबने पढ़ा होगा। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये सबसे पहले कहां पे आया? सबसे पहले ये यूएसए में आया, 1981 में आया। यूएसए से ये इंडिया में आ गया 1986 में आ गया। ये ग्रो कैसे करता है? एचआईवी ग्रो कैसे करता है? एचआईवी 4 रीजन से ग्रो करता है। पहला रीजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा रीजन मदर टू चाइल्ड, तीसरा इन्फेक्टेड नीडल और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी पर्सन के एचआईवी एड्स है, अगर आप उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, सपोज करो उसके कोई कहीं पे कटता और आपके कटे और आपका जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आ गया, या अदर कोई भी रीजन हो सकता है ब्लड कांटेक्ट का। दूसरा आ जाता मदर टू चाइल्ड, अगर किसी मदर के एचआईवी था और उसके जो बच्चा हो उसका होना कन्फर्म है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्टेड नीडल। एक किसी के सिर कोई भी नीडल लगाई और वो दूसरे के चला दिया और उसके पहले एचआईवी था तो उसके होने के चांस है पूरे। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन 4 रीजन से एचआईवी फैलता है। एचआईवी के लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये टेस्ट होता है। एचआईवी के बारे में हमने क्यों बताया? क्योंकि एचआईवी जिस पर्सन के होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी बिल्कुल खत्म होने के उस बारे से बहुत कम हो जाती है। इसमें एचआईवी में एजिडोथाइमिडिन ड्रग दी जाती है। जब हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में बहुत ड्रग भी पढ़ते हैं, वहां पे ये आपको मेनली याद रखनी है, एजिडोथाइमिडिन ड्रग दी जाती है। ठीक है। प्लेटलेट्स, हमने अभी ब्लड के अंदर ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट और साइटो मतलब होता है सेल। थ्रोम्बोसाइटिस, हिंदी में हम इसे बिंबाणु बोलते हैं। सेम फंक्शन जो हमने डब्ल्यूबीसी आरबीसी के अंदर पढ़ा, सेम फंक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि मेल और फीमेल में कितनी प्लेटलेट्स होती है? 4 से 4.5 लाख समथिंग 1000 ml पर हीमोग्लोबिन में होती है। फॉर्मेशन ये बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में बनती है। और लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल कितना होता है? 8 से लेकर 10 दिन समथिंग इनका जीवन काल होता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, जितने भी मैमल्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आरबीसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ओट और लामा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहां पे बात आ जाती है इन दोनों की, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों की अगर बात आ जाती है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज, ये डेड कहां पे होती है? ब्लड में डेड होती है। और रीजनरेट कहां पे होती है? ब्लड में रीजनरेट होती है। कहने का मतलब ये है, प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद मर जाती है और ये ब्लड में ही जाके मरती है और वहीं पे रीजनरेट हो जाती है, दोबारा वहीं पे रीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये काम कैसे करती है? इनका काम होता है क्लोटिंग ऑफ फैक्टर, क्लोट करने का काम होता है, ब्लड का क्लोटिंग करने का काम होता है। इनके अंदर क्या क्या मेनली प्रेजेंट होता है?
इनके अंदर 3 चीजें पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। अब हम ये चीज कह सकते हैं कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। कैल्शियम मेनली 5 जगह पाया जाता है। एक तो आपका टीथ में पाया जाता है, बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के अंदर क्या चीज होती है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है, इसका मतलब वहां पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है। दूसरा विटामिन कौन सी प्रेजेंट होती है, फाइलोक्विनिन विटामिन होती है, जिसे विटामिन के नाम से कहते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, 5 तरह की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन होती है। 5 तरह की ये आपकी होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहां से, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें प्लेटलेट्स से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो नो ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोट करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए या प्लेटलेट्स ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस हो जाती है। थ्रोम्बोब्लास्टिस एक तरह की बीमारी है। थ्रोम्बो मतलब क्लोट और ब्लास्टिस मतलब होता है ब्लास्ट। एक तरह से हमारी बॉडी के इनसाइड सरफेस पे कहीं पे भी क्लोट टाइप का जम जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस बोलते हैं। थ्रोम्बोब्लास्टिस बोलते हैं। इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, एक बार हम वो चीज देखते हैं। जैसे कि देखो कुछ बीमारियां इससे रिलेटेड होती है, जैसे कि हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज एक तरह की शाही बीमारी है। ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, वहीं से ये शाही बीमारी आई। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, आनुवांशिक रोग होता है। इसमें प्लेटलेट्स बनना कम हो जाती है, बहुत कम मात्रा में बनने लगती है, इसीलिए हम इसे शाही बीमारी कहते हैं। और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, इसीलिए हम इसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है डेंगू। डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू में क्या चीज होती है, डेंगू किसके कारण होता है, जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वो टाइगर मॉस्किटो या फीमेल एडिस इजिप्ट के कारण होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके पैथोजन की बात करें, इसके अंदर अरबो वायरस होते हैं जो प्लेटलेट्स को खाने का काम करते हैं, प्लेटलेट्स कम कर देते हैं। तो हमें डेंगू बीमारी के बारे में पता चला, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया। मलेरिया का जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, किसके कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज के कारण होता है। ये पैथोजन क्या होता है, मतलब रोग जनक रोग क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अब ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के अंदर हम कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे।